हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 3 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द ब्रिक्स स्ट्रेसेस ऑन 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स इन इट्स जॉइंट स्टेटमेंट। तो गाइस देखो, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता ही होगा। फाइन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी और ये जो न्यूज़ है हमारी मेनली मेंस ओरिएंटेड है। फाइन। बाकी देखो, प्रीलियम स्पेसिफिक भी कुछ पूछ सकता है, जैसे आपने देखा कि G20 कंट्रीज़ के नाम पूछ लिए थे। फाइन। उसी तरह ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम भी पूछ सकते हैं। वैसे तो 5 कंट्री था, तो ऐसा मतलब कि कुछ भी पूछ सकते हैं। फाइन। मतलब कि 3 स्टेटमेंट दे दिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर ब्रिक्स पहले क्या था। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ब्रिक्स में फोरम मिनिस्टर मीटिंग हुई है। फोरम मिनिस्टर्स का मीटिंग क्या होता है, मतलब कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज, उनके फोरम मिनिस्टर्स आए हैं और उन्होंने मीटिंग करी है। और उस मीटिंग में यही बोला है कि अभी जो इंटरनेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं और हमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है अपने सिस्टम में। फाइन। तो एट ब्रिक्स फोरम मिनिस्टर्स मीटिंग, ministers acknowledge that the current interconnected international challenges should be addressed through the reinvigorated and the reformed multilateral system। मतलब कि हमें क्या आपस में कोऑपरेट करना होगा और कहाँ पे हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, सो दैट हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। ठीक है, अब हम जरा पढ़ेंगे 6 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मेनली क्या किया रिफॉर्म करने की बात की गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब कि ग्लोबली हम किस तरह से गवर्न कर सकते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना होगा, रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा, पार्टिसिपेटिव बनाना, मतलब कि सो दैट इन सबको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि इतना हमें इंक्लूसिव बनाना होगा कि ताकि हर एक कंट्री इसको देखे। ठीक है, सो दैट हम अपना और ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेशन कर सकें डेवलपिंग ओल्ड लीज डेवलप्ड कंट्रीज़ में। फाइन। इंक्लूसिव कंसल्टेशन होना चाहिए, मतलब कि हमें काम, देखो अगर ये 5 कंट्रीज जो काम कर रही हैं उसका फोकस ये होना चाहिए कि हम हर एक कंट्री को इक्वली इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि चाइना बड़ी कंट्री है, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है तो हम उसको करेंगे, नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इंक्लूसिव कंसल्टेशन करना होगा। इंक्लूसिव मतलब सभी को इंक्लूड करना होगा और हमें ऐसे कोलैबोरेट करना होगा सो दैट सभी का बेनिफिट हो और सभी की जो सॉवरेनिटी है वो भी हैम्पर ना हो। फाइन। इसके अलावा हमें जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, इफेक्टिव बनाना होगा, ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, डेमोक्रेटिक बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा और क्रेडिबल बनाना होगा। फाइन। तो गाइस आप मुझे आज क्वेश्चन ये बताएंगे, ब्रिक्स का एक बैंक है। फाइन। तो उस बैंक का नाम मुझे बताएंगे और थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएंगे। वैसे चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नाम। आप मुझे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताएंगे कि ये है क्या। फाइन। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि हमें क्या होगा, इनोवेटिव और इंक्लूसिव सॉल्यूशंस यूज़ करने होंगे सो दैट हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल टूल यूज़ करो, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करो सो दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, इंडिविजुअल स्टेट्स, मतलब कि हर एक जो कंट्री है उसकी कैपेसिटीज़ को बिल्डअप करना है। मतलब कि अगर कोई पीछे है तो उस कंट्री को और ज़्यादा हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है और हमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है सो दैट जो न्यू एंड एमर्जिंग ट्रेडिशनल, जो नॉन ट्रेडिशनल जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनको बेटर वे में रिस्पॉन्ड कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, अगेन पीस एंड सिक्योरिटी की तो बात हमेशा होगी। अगर कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग होती है तो हमें इंटरनेशनल और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हर एक कंट्री में और जो नेचर को हमें प्रिजर्व करना है विद पीपल। फाइन। अब आप देख सकते हो लेवल किस तरह से होता है, मतलब कि लेवल ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एंगेज। देखो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स क्या होता है, मतलब कि किस हिसाब से बातचीत, एंगेजमेंट मतलब बातचीत करते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग किस तरह से डिप्लोमेसी करते हैं। फाइन। सबसे पहले होता है क्वांटिटी बेस्ड अप्रोच, होता है एक क्वालिटी बेस्ड अप्रोच। क्वांटिटी बेस्ड अप्रोच में यूनिलेटरलिज्म होता है, मतलब कि सिंगल पार्टी मतलब कि यूज़ करती है, 2 पार्टीज भी हो सकती है और मल्टीलेटरलिज्म मतलब 3 से ज़्यादा पार्टी भी हो सकती हैं। क्वालिटी बेस्ड अप्रोच क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी होती है जिसमें जो सिंगल स्टेट होती है वो मैक्सिमम इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करते हैं। सपोज करो अगर चाइना की हेजमोनी है तो चाइना सब मैक्सिमम क्या करेगी, पॉलिसीज इस तरह से बनाएगी कि उसमें चाइना का ज़्यादा बेनिफिट हो। फाइन। इसके अलावा बायलैटरलिज्म में क्या होता है, हम प्रेफरेंशियल करते हैं, मतलब कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज हैं तो वो इस तरह से कुछ चीज़ बनाएंगे कि वो आपस खुद को प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर 6th कंट्री। फाइन। इसमें हम क्या करेंगे, जो मल्टीलेटरलिज्म में कहेंगे वो इस तरह से इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF यूएन। ठीक है, मतलब कि सबका कुछ बेनिफिट हो इस तरह से। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, दैट इज द कैबिनेट अप्रूव्स मॉडल टेनेंसी एक्ट फॉर द सर्कुलेशन टू द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर द अडॉप्शन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, हमारी ये कवर होगी देखो सोशल इशूज़ में कवर होगी। देखो ये अगर मैं आपको बताऊँ जो सोशल इशूज़ है वो स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड होता है और ये GS1 GS2 दोनों का पार्ट है। फाइन। लेकिन अगेन कुछ भी जो चीज़ है वो प्रीलियम स्पेसिफिक अगर हुई, कई चीज़ें न्यूज़ ऐसी होती हैं वो कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट्स में कवर हो सकते हैं। जैसे ये
जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी कवर हो सकती है। फाइन, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, तो 2019 में ही बोला था गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 को रिलीज़ किया था। इसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ था स्टेट्स में, यूनियन टेरेटरीज में, किसके अंडर, पीएम आवास योजना अर्बन के अंदर, सो दैट जो भी एग्जिस्टिंग जो भी रेंटल लॉज हैं ऑन द लाइन्स ऑफ, हम उनको मॉडल टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग अमेंड कर सकें। राइट, तो आपको पता है टेनेंट्स क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं। टेनेंट्स उसको आपका घर है खुद पे, और अगर आपको एक जो किराए पे रह रहा है उसको हम टेनेंट बोलते हैं और आपको लैंडलॉर्ड बोला जाएगा। फाइन, तो अभी क्या जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है इसका ही नहीं है कि जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि देखो एक बंदा जो किराए पे रह रहा है उसको भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता कि पता चलेगा मैंने किराया ना दिया वो मेरे पे मतलब कि मेरा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ना बंद कर दे, या मुझे जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो मुझे प्रोवाइड ना करे, या फिर और उसको भी डर होता है जो लैंडलॉर्ड को कि ये मुझे किराया ना देगा। इनमें मतलब हर बंदे को, दोनों बंदे को दर्द होता है। ठीक है, तो जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है वो इसलिए आया था सो दैट जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो भरोसे की जो कमी होती है हम उसको पूरा कर सकें और उनको ऑब्लिगेशंस को साइन करा। मतलब कि अगर अब मैं हूँ, अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, कल को मैं आपके मकान किराए पे दे दूँ तो मैं उनसे कुछ एक फॉर्म है उनको फुलफिल कराऊंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो हमारे सोसाइटी के वेरियस सेगमेंट्स हैं जैसे माइग्रेंट्स हो गए जो मेनली टेनेंट्स रहते हैं, फॉर्मल जो इन्फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हो गए, प्रोफेशनल स्टूडेंट जो अर्बन ईयर पुअर जो भी किसी एक सिटी से दूसरे स्टेट में सिटी में जाते हैं सो दैट वो वहाँ पे पढ़ सकें या फिर जॉब कर सकें, तो वहाँ हम उन लोगों को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन, अब जरा देखते हैं जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है 2019 का, उसका फीचर्स क्या है। सबसे पहले एक टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, मतलब कि विदाउट बिना इस एग्रीमेंट के कोई भी बंदा मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस में नहीं रह सकता। फाइन, नो पर्सन विल लेट आउट और रेंट एनी प्रेमिसेस विदाउट सच एग्रीमेंट। फाइन, वैसे तो आप देखते होंगे आपके शहरों में ऐसा चलता होगा, बिल बोल पे दे दिया, लेकिन वैसे क्या है एक पूरा ये एग्रीमेंट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या होगा, ऑफकोर्स अगर आप रेंट पे दोगे तो आपको एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, मैक्सिमम 2 मंथ्स रेंट की फॉर अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो तो आपको 2 महीने का रेंट आप मैक्सिमम एडवांस में दोगे, और अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल लाइक कमर्शियल बिल्डिंग जैसे आप देखते हो बैंक्स होते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो उनमें आप मैक्सिमम 6 मंथ्स का रेंट आप एडवांस में ले सकते हो। रेंट अथॉरिटी मतलब कि जो रेंट अथॉरिटी है वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, डीसी के द्वारा, और ये अप्रूवल किससे लिया जाएगा, फ्रॉम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी गवर्नमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। इसके अलावा रेंट कोर्ट्स एंड रेंट ट्रिब्यूनल्स होंगी। ये क्या करेंगे, जो देखो इनका काम ये होगा कि अगर कोई झगड़ा होता है तो सिविल कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, बिकॉज अगर सिविल कोर्ट में मैटर जाएगा तो उससे क्या होगा, लीगल बर्डन पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल्स बनाएगा जो क्या करेगा कि सिविल कोर्ट्स में मतलब कि इस मैटर को जाने से बचाएगा, और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक रेंटल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करेगा सो दैट इस कोई भी मैटर को फास्ट ट्रैक हम सोल्व कर सके। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज को भी थोड़ा, मतलब कि सिंपल बात है कि अगर उस टेनेंट ने उस जगह पर रह रहा है तो हम कोई भी एसेंशियल सप्लाई उसकी मतलब एक बंद नहीं कर सकते। फाइन, नेक्स्ट है कि हमें जो लॉ है हमें ऐसी ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि अगेन वही बात है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का लीज पे देना, रेंट पे देना, वो अभी तक किसके अंडर आ रहा था, अंडर द प्रीव्यू ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट विद स्टेट हैविंग इट्स वर्जन। ठीक है, इसके अलावा जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जो टेनेंशियल लॉज में चेंजेस करते रहते हैं, या फिर क्या करते हैं कोई भी मॉडल लॉ को अडॉप्ट कर लेते हैं और जो एग्जिस्टिंग लॉस है उनको क्या करते रहते हैं, बार बार अमेंड करते हैं। तो सिंपल बात है, कंसिस्टेंसी नहीं है चीज़ों में। इसके अलावा क्या, अगर कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ओनर्स और जो टेनेंट्स हैं उनमें डिस्प्यूट होते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द सेपरेट बजट हेड्स फॉर द SC एंड ST कैटेगरीज अंडर द मनरेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अगेन गाइस देखो ये आप देखो मनरेगा स्कीम है, काफ़ी बार हमने पढ़ा है, तो गाइस ये सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। फाइन, अब मनरेगा के बारे में आपको पता है कि मनरेगा एक 2005 आया था, जिसमें क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क हम प्रोवाइड करते हैं 100 डेज़ का एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एडल्ट मेंबर को फ्रॉम रूरल हाउस होल्ड, देखो यू शुड नो रूरल हाउस होल्ड से जो अनस्किल्ड वर्क करने के लिए रेडी है। फाइन, एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, मतलब कि उसको पर डे का उतना पैसा मिलेगा। फाइन, अभी क्या सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि हमें क्या करना है, जो वेज पेमेंट देते हैं अंडर द मनरेगा स्कीम दैट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, हम उसमें क्या करेंगे, उसको हम स्प्लिट करेंगे, उसमें एक सेपरेट कैटेगरी लाएंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, फोर फाइनेंशियल ईयर, इसके अंडर क्या होएगा, मोर देन जो 50% वर्कर्स हैं वो वुमेन होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट जो 40% है उसमें वो भी SC या ST होने चाहिए। इसके अलावा इस मूव का बिहाइंड इसका मेन पर्पस ही है, देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्प्लिट कर रहे हैं कि 50% उसमें जो वर्कर्स हैं वो वुमेन है और ऑलमोस्ट जो 40% है SC। अब हम स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम किन को प्रोवाइड कर सकें, SC ST के बंदों को करा सकें। अभी एनालिसिस करें किसने, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने, कि किसके ऊपर
कि कहीं ना कहीं 2014 और 2019 के बीच में कुछ एनालिसिस की गई है। हम देखते हैं अगर हम एस को देखा जाए तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो 2014 से 2019 के बीच में था वो 6.2 लाख करोड़ था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एलोकेट सिर्फ आधा अमाउंट है। मतलब कि अगर ये जो नेशनल कैंपेन दलित ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने एक एनालिसिस की है कि एक्चुअल में इन 5 साल में गवर्नमेंट को एलोकेट 6.2 लाख करोड़ रुपये करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ आधा पैसा एलोकेट किया। इसके अलावा इन्होंने बताया जो एससीज हैं वो नियर अबाउट टोटल पॉपुलेशन के 16% कॉम्प्राइज करते हैं, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें सिर्फ 8% ही एलोकेट होते हैं। फाइन, मतलब कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता। इसके अलावा एसटीज़ को देखा जाए तो उनकी जो एलोकेशन रिक्वायर्ड एलोकेशन थी वो 3.28 लाख करोड़ थी, और एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया वो ओनली 2 लाख करोड़ की है, और मतलब कि सिर्फ 60% रिक्वायरमेंट फुलफिल है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि अब स्प्लिट किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दैट इज़ एक सेकेंड, इंडिया ब्रिंग्स फॉरवर्ड टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल टू 2023। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरमेंट में कवर होगी, स्पेशली द सस्टेनेबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो गाइस आपको पता है हम क्या चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किया, जैसे क्रूड ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है उस पर हम इंपोर्ट अपने जो है उसको रिड्यूस करें, या फिर हम क्या चाहते हैं, हम एक रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो दैट हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि पेट्रोल में ज़्यादा बायो इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए और उसी तरह डीजल में हम बायोडीजल को ब्लेंड कर सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी एक टारगेट रखा था कि हम क्या कर सकेंगे, 10% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में। ठीक है, कब तक, 2022 तक। ठीक है, टारगेट क्या है, अब 20% ब्लेंडिंग, तो जो पहले था कि 2030 तक हम क्या, देखो हमारा टारगेट करके 2022 तक 10% ब्लेंड करेंगे, और फिर हमने क्या था 20% तक हम ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक। इसको अभी बाद में बोल दिया गया फॉरवर्डेड टू 2025 एंड नाउ टू बी अचीव बाय 2023। मतलब कि अब हम जो 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो हम 2023 तक अचीव कर लेंगे। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, ऑफकोर्स जो पेरिस एग्रीमेंट है उनके जो टारगेट्स हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं, बिकॉज जितना आप ज़्यादा ब्लेंडिंग करोगे उससे एमिशंस लोअर होंगे, और फ्यूल की क्या होगी, कंप्लीट कंबशन होगी। सिंस जो इथेनॉल है वो प्लांट से प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा पावर ऑफ सन को हार्नेस करेगा, और जो इथेनॉल है उसको एक रिन्यूएबल फ्यूल भी माना जाता है। इसके अलावा अगेन जो इंपोर्ट्स हैं, जो कॉस्टली ऑयल है, उनके डिपेंडेंसी भी हम रिड्यूस होगी। इसके अलावा आपको पता होगा इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चल रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखो मेन स्पेसिफिक, ठीक है, तो आप मेन स्पेसिफिक में ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, जो इथेनॉल है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है, जैसे शुगर केन, मेज, मतलब सेल्यूलोज कंटेंट होना चाहिए, वीट एक्सेट्रा, जिसमें स्टार्च कंटेंट हो। फाइन, इन कंपैरिजन टू पेट्रोल इसमें हाई ऑक्टेन है। देखो गाइस, देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको नहीं पता होगा। एक होता है ऑक्टेन नंबर, होता है एक सीटेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर होता है बेसिकली पेट्रोल का होता है, जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होता है इसका मतलब वो पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ उतनी ज़्यादा है। उसी तरह जो डीजल होता है उसका सीटेन नंबर होता है। फाइन, तो क्या होता है, मतलब कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर हाईवर कम होता है, जबकि जो इथेनॉल है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वो एमिशंस क्या होता है, कम करता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को 2003 में लॉन्च किया गया था कुछ डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, कि हम 5% एटलीस्ट इथेनॉल ब्लेंड करें पेट्रोल में। ये जो प्रोग्राम था फिर उसको पूरे इंडिया में फैला दिया गया, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप। अब हम जरा देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम इथेनॉल को इंडिजीनियसली, मतलब कि अपना डोमेस्टिकली ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। हमने क्या कर रखा है, जो हैवी मोलासिस, शुगर केन जूस, शुगर या शुगर सिरप है, उनको अलाउ कर दे कि आप इनको यूज़ करके इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा जो इथेनॉल पे जो जीएसटी था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, 18% था उसको 5% कर दिया। इसके अलावा हमने इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम करी है, मतलब कि जो भी अगर कंपनी इंटरेस्टेड है इथेनॉल को प्रोडक्शन करने में तो हम उनको क्या करेंगे, अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम उन पर उसको कम इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है, कम इंटरेस्ट पे हम उसको चीज़ देंगे। ठीक है, फाइन। इसके अलावा हमने क्या करा, डिफरेंशियल इथेनॉल प्राइस किया बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल यूटिलाइज फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। मतलब कि सिंपल बात है कि अगर आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर कोई किसी ऐसे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई वेस्ट मटेरियल हो गया, तो उस पर हम क्या करेंगे, मतलब कि डिफरेंशियल मतलब कि ट्रीटमेंट देंगे। फाइन, नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट विद द अर्जेंटीना फॉर सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फ्रॉम डिक्लेरेशन। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में करोगी अंडर द GS2। फाइन, तो अभी क्या है, अभी कैबिनेट ने क्या किया, एग्रीमेंट किससे किया, अर्जेंटीना। ठीक है, इससे क्या होएगा, हमारी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्रेंथन होगी। जैसे हम क्या कर सकें, कुछ जो मिनरल्स हैं उनमें अपनी कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में भी, डेवलपमेंट में भी, इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। आपको पता है अर्जेंटीना में कितना ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। इससे क्या होएगा, जो चाइना की जो स्टेट ओन फर्म्स हैं जो उन्होंने लिथियम को, मतलब कि लिथियम माइन कंसेशंस है, ठीक है,
This assumes significance given that the Chinese state-owned firms have secured lithium mine concessions in Argentina, Bolivia, Chile, which forms the lithium triangle. You should know guys, very important. देखो lithium triangle 3 कंट्रीज को बोलते हैं, आप इसका नाम A, B, C से कर सकते हो, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिथियम मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पे इवन ऑलरेडी चाइना की कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लिथियम माइंस लगा रखी हैं और अच्छे खासे कंसेशन प्रोवाइड करती हैं. फाइन. इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स या मिनरल्स हो गए जैसे लिथियम, क्रोमियम, वेनेडियम, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री चाहिए, लेकिन जो इनकी सप्लाई वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है एंड इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन रहती है. फाइन. एट प्रेजेंट इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अगर उसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स चाहिए और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है. चाइना की हर जगह मोनोपोली रहती है इन द रिगार्ड्स ऑफ द ग्लोबल सप्लाई स्ट्रेटेजिक मिनरल्स. फाइन. तो हर जगह चाइना के डोमिनेसी कर लेता है. अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए? इंडिया ने क्या किया, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट 2019 किया था, सो दैट हम क्या कर सके, अपनी कंट्री में पहले मिनरल्स के कहाँ डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें. इसके अलावा हमने एफर्ट्स लिए कि किस तरह से हम क्या कर सकें, जो नक्सल की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सके और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो नक्सल अफेक्टेड एरिया में फाउंड आउट कर सके. 2019 में हमने जो 3 मिनरल कंपनीज है जैसे नाल्को, HCL एंड MECL, उन्होंने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया, सो दैट हम क्या कर सके, कंसिस्टेंसी जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जैसे कोबाल्ट, लिथियम है, उनकी सप्लाई हम इंडिया को दे सकें. फाइन. और ये कैसे हम करेंगे, बाय स्काउटिंग एंड एक्वायरिंग माइंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ अमेरिका, और साथ में एंटर करेंगे डायरेक्ट परचेज एग्रीमेंट में. तो आप देख सकते हो कौन कौन से स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं. बेरिलियम है वो झारखंड, उड़ीसा में पाए जाते हैं. फ्लोराइड छत्तीसगढ़ में, टिन वेस्ट बंगाल में, टंगस्टन छत्तीसगढ़, झारखंड में. तो गाइस ये टेबल आप खुद याद करोगे. अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे. सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. अभी क्या है, देखो आपको पता होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, जो आप मतलब कि काला जो पैसा, जो वाइट मतलब कि जो एक्चुअल में जो ब्लैक मनी है आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, विद एनी अदर हवाला वगैरह के मेथड से, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 में आया था, सो दैट हम जो क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सकें, सो दैट जो इनकम प्रॉफिट्स जो इल्लीगल सोर्सेज से हम कमाते हैं उसको हम लीगलाइज कर देते हैं इन जैसे केसेस से डील करने में. ये जो एक्ट है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी की भी, अगर किसी ने इस तरह से इलीगल पर्पस से पैसे कमाया तो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो नोडल एजेंसी है. फाइन. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है किसको, कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कोविड रिलेटेड सेंशंस, मतलब कि काफ़ी लोगों ने आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस है कितने ज़्यादा प्राइस में बेचा, तो उन्होंने क्या बोला है कि जिन्होंने कोविड रिलेटेड एसेंशियल में करप्ट प्रैक्टिसेस बोलिया, अब उनको प्रोविजंस किनके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के साथ डील किया जाए. फाइन. नेक्स्ट है इलेक्शंस फॉर यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट. अभी क्या अपकमिंग यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो मालदीव को सपोर्ट करेगा ओवर अफगानिस्तान. अब आपको पता होना चाहिए यूएन सेशन और इसके प्रेसिडेंट के बारे में. जो जनरल असेंबली है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है और जो 21 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सेशन ओवर विच दिया, मतलब कि जब भी जो सेशन होगा उससे 3 मंथ पहले हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. और हर सेशन में ये जो चेंज होते रहते हैं और रिसेंट ईयर्स में ये कहते हैं जोग्राफिकल, मतलब कि हर एक साल किसी एक कंट्री से बनते रहते हैं, रोटेशन होता रहता है. इंडिया से अब तक विजय लक्ष्मी पंडित हैं जो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ड्यूरिंग द 8th सेशन इन 1953 और जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी. फाइन. नेक्स्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जो रिलीज़ की गई किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. अभी क्या है, एटलीस्ट जो हाइलाइट्स हैं कि 220 मिलियन पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं ड्यू टू द कोविड-19 और बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है नेक्स्ट ईयर. एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि जो 2023 तक भी वो लॉसेस को मतलब कि वो नहीं कर पाएगा. फाइन. कंपेंसेट नहीं कर पाएगा. इसके अलावा जो 108 मिलियन और पीपल हैं वो पावर्टी में गए हैं या एक्सट्रीम पावर्टी में जा सकते हैं सिंस 2019. इसके अलावा जो वुमेन है वो ज़्यादा उन्होंने जॉब लॉस करी है वाइल सीइंग देयर अनपेड वर्क टाइम इंक्रीज. फाइन. नेक्स्ट है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. अभी क्या रिसेंटली क्या है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कैबिनेट ने क्या किया है, कुछ अप्रूव किया है. एक तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, और मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इंडिया और जापान के बीच में. देखो जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है वो क्या करता है, एक रिप्रेजेंट करता है कि हमें किस तरह, देखो आपको पता है नाम से कि हम किस तरह से इकोनॉमी, सोसाइटी, नेचर, इन तीनों के बीच में एक लिंक, एक बैलेंस बना के चल सके, सो दैट हम अपनी सोसाइटी को भी डेवलप कर सकें, नेचर को बिना हार्म कराए, ठीक है. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम दैट डज नॉट हार्म द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है. और ये हमारे एसडीजीज के गोल हैं अंडर द एसडीजी 11 गोल कि हमें अपने सिटीज़ को और ह्यूमन सेटलमेंट्स को इंक्लूसिव बनाना है, सेफ बनाना है, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाना है. नेक्स्ट है
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये एक टूल है जो एक नंबर यूज़ करता है टू सिंप्लीफाई एयर क्वालिटी डाटा बाय क्लास। हम क्या करते हैं, सिंपल है, पोल्यूशन लेवल को 6 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं कि गुड है, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवर, ठीक है। और हर एक के लिए हम हर एक कैटेगरी के लिए कलर कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या जो PM2.5, PM10, एमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको मतलब कि इन पोल्यूटेंट को मेजर करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अभी के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने पब्लिक को इन्फॉर्म किया एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में, और स्पेशली बोला है कि जो लोग सफ़र करें इलनेस के लिए कोज बाय द एयर पोल्यूशन। फाइन, लास्ट नहीं है, स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी फॉर द डिसइन्वेस्टिंग वाटर, राइट। स्वास्थ्य का मतलब क्या है, सेव वाटर एंड द सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज पे एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज से, सो दैट हम क्या कर सकें, सेफ और हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर लेके आ सकें। ये टेक्निक क्या करती है, हाइड्रोडायनेमिक कैविएशन, देखो अगेन गाइस साइंस आ रही है इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या करती है, हाइड्रोडायनेमिक कैविएशन को कंबाइन करती है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग के साथ विद अलोंग विद द नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट हम क्या कर सकें, मतलब कि सेफ एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें। हाई जो वाटर का जो डिसइंफेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, सो दैट हम उसको में कुछ जो नेचुरल रिमूविंग कर सकें फॉर रिमूविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस जो आपको डिजीज़ होती है पानी के थ्रू उनको रिमूव करने, ठीक है। आपको जब ये कहते हैं ना आरओ का पानी पियो, ये सब पियो, इसलिए बोलते हैं। हाईएवर कुछ केमिकल मेथड्स के डेवलप होते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ जो हार्मफुल कार्सिनोजेनिक डिसइंफेक्शन है उनको फॉर्म भी कर देते हैं। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ अ डेल्टा वेरिएंट ऑफ द कंसर्न। अभी के WHO ने बोला है कि जो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न का एक मैटर है, स्पेशली जो ये डेल्टा वेरिएंट है B16172 जिसको बोला गया इंडिया वेरिएंट है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ओरिजिनल वर्जन से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट जल्दी हो रहा है, डेडली है, और ये चाहता है कि मतलब कि वैक्सीन जो ले रहे हैं उनका भी प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले WHO ने बोला था सिंपल लेबल्स प्रोसाइन करने की 2 की वेरिएंट्स द वायरस एंड कोट इज कोविड, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेरिएंट है कोविड-19 के सबसे पहले इंडिया में आइडेंटिफाई गया और इन्हें नेम किया गया एज कापा एंड डेल्टा रिस्पेक्टिव। फाइन, तो क्या यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब चलो बाय, टाटा।